हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हिंदी में क्या कहते हैं, मानव जीनोम परियोजना। ठीक है, करते क्या है सर, इसमें करते क्या है, स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। किसका भाई, अध्ययन करने वाले हम लोग। ठीक है, किसका अध्ययन करने वाले? हाँ सर, पूरे मानव है ना, मानव जीनोम परियोजना है ना, यानी कि इसका मतलब कि पूरे के पूरे मानव में, इंसान में मिलने वाले एक एक जीनों का अध्ययन करेंगे और उन सारे जीनों को ही मिला के क्या कहा जाता है सर, जीनोम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कुल मिला जुला कर सर हम जीनोम पढ़ने वाले हैं। किसका जीनोम पढ़ने वाले हैं? मानव का जीनोम पढ़ने वाले। ठीक है, अब जीनोम तक पहुंचने के लिए, जीन तक पहुंचने के लिए किससे मिलना पड़ेगा? पहले मानव से। अरे बुढ़वा, किससे मिलना पड़ेगा सर? गुणसूत्र से, क्योंकि हाँ ठीक है, तो सर पहले हमको गुणसूत्र देखना पड़ेगा। ठीक है, अब गुणसूत्र को देख लेंगे तो इसी गुणसूत्र के अंदर क्या मिल जाएगा हमको? जीन मिल जाएगा। यानी कि सारा का सारा गुणसूत्र ही आगे चल के क्या कहेगा सर? जीनोम कहलाएगा। चलो आगे देखते हैं, कितने गुणसूत्र है अपने पास? तो कितने का अध्ययन करेंगे हम? नहीं आए, तबीयत खराब है, बंद कर लो। लेकिन बाकी लोग, सेंटर में हवा कम लगता है शायद, अरे तो चेयर ले लो, वहां बैठ जाओ। अब बाकी लोग का जान तो नहीं ले सकते ना, गर्मी का समय है, आपको तबीयत खराब है शायद आपकी। ऑप्शन दे दिया हमने, या तो पीछे चेंज कर लो बेंच, या तो चेयर उठाओ वहां चले जाओ, हवा नहीं लगेगा। एक से एक कलाकार है। चलो यहाँ देखो, ध्यान देना सर, हम जब भी बात करते हैं, जैसे एक मनुष्य के में एक मेल दूसरा फीमेल, जब भी इनकी बॉडी से गैमेट ट्रांसफर होते हैं तो क्या आता है सर? 23 आता है मेल से गुणसूत्र और 23 आता है, जैसे संख्या के आधार पर ले लें तो सर गुणसूत्र संख्या 1 नर से आ रहा है, तो गुणसूत्र संख्या 1 कहां से आएगा? मादा से आएगा। सर यहाँ पे कैपिटल T मिल रहा है अगर, तो सर यहाँ पे भी या तो कैपिटल होगा या तो स्मॉल। चलो यहाँ बता दिया सर स्मॉल। ये लंबाई को बताएगा तो ये भी क्या करेगा? ये बताओ कि मुझे दोनों का अध्ययन करना चाहिए कि एक का अध्ययन करना चाहिए, है ना? तो हम केवल एक का अध्ययन करेंगे, दूसरा वाला क्या होगा सर? एज इट इज होगा। हमें तो ये पता लगाना है कि कौन कौन से जीन मिल रहे हैं इसके ऊपर, वो जीन कितने हैं, कितने की संख्या में। मान लिया जाए कि गुणसूत्र संख्या 1 पे सर 50 को जीन है। ठीक है, तो ये महिला वाला पे भी क्या होगा? 50 को होगा। और जो जो लक्षण इसके पास होगा वही वही लक्षण सेम टू सेम होगा। हाँ, अंतर इस बात का आ सकता है कि सर एगो प्रभावी डोमिनेंट हो सकता है, दूसरा रिसेसिव हो सकता है, अप्रभावी हो सकता है। हाँ, कंफ्यूजन है। मेंडल वाला चैप्टर नहीं पढ़े थे तब काहे कंफ्यूजन है? सोचो, जैसे आप कह देते हैं कि सर आप लोग फीमेल, ठीक है, हम चलो अपनी करिए अब मेल। अब आपका अगर गुणसूत्र संख्या 1 चेक करेंगे ना, उस पे अगर 50 जीन मिल रहा है तो मेरे वाले पे भी 50 ही मिलेगा। सब में सेम टू सेम होगा, बस लक्षण का अंतर होगा। ठीक है, बस लक्षण का अंतर होगा कि वो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा। मान लिया जाए कि सर ये गुणसूत्र हो गया और इस पर लंबाई वाला जीन मिल रहा है, सर दूसरे वाले गुणसूत्र पे भी लंबाई वाला जीन मिलेगा। कब? जब संख्या में दोनों गुणसूत्र एक समान होगा तब। वैसे ही गुणसूत्र संख्या मान लिया जाए कि 13 ले लिया, अब फीमेल का भी क्या ले लिया? 13 ले लिया, तो भाई साहब यहाँ अगर 10 को जीन है तो यहाँ भी 10 ही होगा।
एक ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा। 10 को जो जो लक्षण दे रहा होगा वही वही लक्षण ये भी दे रहा होगा। अगर ये त्वचा का रंग बता रहा है तो इसमें भी क्या होगा, एक ऐसा जीन जो त्वचा का रंग बताएगा। अंतर इस बात का हो सकता है कि त्वचा किसी का गोरा हो सकता है, किसी का सांवला हो सकता है, वो बात अलग है। लेकिन जीन के बारे में तो पता लग गया ना कि वो जीन कौन सा कैरेक्टर डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा कि सर अब हम बताइए कि 46 में से कितने का अध्ययन करेंगे, या आप ही सोच के बताओ। सर दिमाग में नहीं काम कर रहा है, किसी का काम कर रहा है जी? कब होगा? देख के नहीं बताना है। अगर हम कैसे पूछ दे तब? हाँ बताओ। अरे हम नहीं पूछ रहे कौन क्या करता है, सीधा सीधा हमारे ये बताइए कि कितने गुणसूत्र का अध्ययन करेंगे हम। क्योंकि बाबू ये गुना या बेस पेयर पता करने में बड़ी रुपया खर्चा होगा, तनी मनी खर्चा नहीं होगा रुपया। किताब से दूर रहो, हम तो बताइए करेंगे। देखिए सर अगर मैंने मेल की बात की, यहीं पे लिखा था ना, चलो यहीं पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, लॉजिक है, समझना चाहिए आप लोग को। सर एक मेल की अगर मैं बात करूं, क्या मिलेगा मेल के अंदर? 21 प्लस एक्स वाई मिलेगा क्या? हो गया ना, 21 22 23। फीमेल के अंदर क्या मिलेगा सर? 21 प्लस एक्स एक्स, 21 22 23। टोटल इसके पास भी 23 है और इसके पास भी क्या है? टोटल 23 है, जिसमें से पहले ही बता चुके हैं हम ये वाला 21 और ये वाला 21, इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं? अलिंगी गुणसूत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम, यानी कि इन 21 का सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना। इन दोनों की वजह से ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा कि आने वाला बच्चा एक लड़का होगा कि लड़की होगी, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए अलग से 2 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब कौन बचा सर? हमने कितना का अध्ययन कर लेना? जो 21 यहां पर है वही 21 यहां पर भी है, तो सर 21 का तो अध्ययन करेंगे इधर। ठीक है, उसके बाद एक एक्स का अध्ययन करना पड़ेगा। कितना हो गया? 22। और एक वाई का भी अध्ययन करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 23 हुआ। ठीक है, एक और सिस्टम से देखिएगा, अब जरा देखना, अगर हम इसको सिस्टम ऐसे बनाए कि सर 44 प्लस क्या होता है? एक्स वाई होता है। ठीक है, अब 44 कहां से आया? तो सर इसमें से 44 में से 22 किसका है? मादा का है, अब 22 पिता का होगा। ठीक है, तो सेम टू सेम होगा ये। इसमें से किसका अध्ययन कर लेंगे सर? 22 का अध्ययन कर लेंगे। ये डेटा थोड़ा सा गलती आ जाता है यहां से, इसीलिए मैं इस तरीके से बता दिया कि ऐसे कैलकुलेशन मत लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है कि सर 44 है, 44 में से कहा है सर? 22 नर का है और 22 मादा का है। जो यहाँ 22 है वही 22 यहाँ भी है, तो किसी एक 22 का अध्ययन कर लेंगे हम। ठीक है, अब प्लस एक्स का अध्ययन कर लेंगे, प्लस वाई का अध्ययन, टोटल कितना का अध्ययन करेंगे सर? 24 का अध्ययन करेंगे। बात समझ में आया? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार कितने क्रोमोसोम को पढ़ने वाले हम? 24। अगर गलती से एनसीईआरटी में 23 दिया होगा तो सही कर लीजिएगा, 24 दिया है ना। तो एनसीईआरटी तुम देख रही थी तो 24 नहीं मिला तुमको? चलो ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई कि हम पूरे इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कितने क्रोमोसोम का स्टडी करने वाले हैं? 24। ठीक है, अब 24 का क्या स्टडी करने वाले हैं भाई? बस केवल हमें एक चीज की जानकारी मिली कि 24 का स्टडी करेंगे। अब 24 में से क्या करने वाले हैं? देखिए, इन्वर्टर का स्विच जल्दी बंद करो, चार्जिंग वाला, और ये वाला तीसरा स्विच ऑन करो, जल्दी ऑन करो तो अनहार हो जाएगा। अरे चलो हो गया। तो 24 गुणसूत्रों का अध्ययन करेंगे किसमें भाई? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। अब क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? अगर मैं ऐसा लिखूं बीपी बेस पेयर,
समझ में आ रहा है बेस पेयर क्या होता है? सर एक डीएनए एडेनिन है, थाइमिन है, सर ये क्या है? नाइट्रोजन क्षार। ये क्या है? नाइट्रोजन क्षार। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार? क्योंकि हर नाइट्रोजन क्षार दूसरे नाइट्रोजन क्षार से क्या होता है? जुड़ा होता है। इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? बेस पेयर। तो सबसे पहला तो हम ये पढ़ेंगे कि इन 24 गुणसूत्रों में बेस पेयर की संख्या कितनी है, यानी कि टोटल बेस पेयर कितने मिल रहे हैं। नहीं समझ में आया ये बात? नहीं आया। देखो बाबू ये डीएनए, ठीक है, या डीएनए छोड़ो, सर ये गुणसूत्र संख्या 1 है, ठीक है। इस गुणसूत्र संख्या 1 को सर हमने खोल दिया, तो खोल देंगे तो कुछ ऐसा होगा या गया? सर एडेनिन है तो क्या होगा? थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ऐसे होगा ना, ठीक है। सर ये भी नाइट्रोजन क्षार, ये भी नाइट्रोजन क्षार, क्या बोलेंगे इसको? एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार, फिर एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार, फिर एक जोड़ी, फिर एक जोड़ी, कितने जोड़ी नाइट्रोजन क्षार? 4 जोड़ी नाइट्रोजन बेस पेयर, ठीक है। अब हमने कह दिया कि सर ई डीएनए के टुकड़ा में कौन नाइट्रोजन जोड़ी है? 4 नाइट्रोजन क्षार का जोड़ी है, इसी को क्या बोलते हैं? बेस पेयर, ठीक है। अब एसिड और बेस नहीं जानते, एसिड माने अम्ल होता है, बेस माने क्षार होता है, तो क्षार का जोड़ी देखना है सर कि एक गुणसूत्र में, ये तो छोटा सा डीएनए का टुकड़ा हो गया। अब देखो तो इसको अगर हम डिटेल में बनाएं, देखो सर गुणसूत्र ऐसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना, ठीक है। इनको जरा सिंपल कर देते हैं हम लोग, तो सिंपल करेंगे तो कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हो सकता है ऐसा, हमने केवल सिंपल किया है। सर यहाँ पे एडेनिन होगा, इधर क्या होगा? थाइमिन, फिर साइटोसिन, तो ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ऐसे पूरे पे होगा क्या? ठीक है, चलो ये सर मेरा गुणसूत्र संख्या 1 है। अब यहाँ में 4 मिल गया, चलो टोटल कह दिया सर इस पे 10, इस पे 10, इस पे 10, इस पे 10, तो गुणसूत्र संख्या 1 में नाइट्रोजन बेस पेयर की संख्या कितनी हो गई सर? अब समझ में आया? तो वही चीज हमें क्या करना है, तो एक बार में मुझे सबका देखना है, यानी कि टोटल हम पढ़ने वाले हैं 24 गुणसूत्र को। इस 24 गुणसूत्र में नाइट्रोजन बेस पेयर कितने होंगे वो देखना है हमें। तो क्या पता करना है सर? बेस पेयर का पता लगाना है, ठीक है। बेस पेयर के बाद और क्या पता लगाना चाहिए हमको? बेस पेयर के अलावे और हमें पता क्या लगाना चाहिए? भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ रहे हो आप लोग, कल पढ़ करके आए हो, क्या पढ़ा फिर आपने? आने के बाद तो हम ही अपना मंत्र बता रहे होते हैं, आप लोग पता ना ओम भूर्भुवः स्वाहा करके चले आते हो, है? झाड़ फूक पे विश्वास रखते हो? विश्वास करो बाबू, जाके झरवाओ अपना के, है ना, जाके पता करो कहीं दही तो नहीं ना पकड़ लिया है तो लोग को। चलो आगे। हाँ बिल्कुल सर, ये तो बेस पेयर का पता लगा लिया। उसके बाद पूरे मेरे इस 24 गुणसूत्र में जीन कितने हैं उसका पता लगाएंगे। उसके बाद क्या सारे जीन काम करते हैं क्या? इतना तो पढ़ के मालूम चला है कि नहीं सर सारे जीन काम नहीं करते हैं, कुछ इसमें ऐसे भी जीन होते हैं जो काम नहीं करते हैं। उन्हीं को तो हमने क्या बोला था? जो नहीं काम करता उसको क्या बोला था? बोलो बोलो बोलो, क्या बोला था? जो मेरा डीएनए का पार्ट काम नहीं करेगा उसको क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। चलो ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि सर कितने जीन इसमें ऐसे हैं जो क्रियाशीलता दिखाते। अब क्रियाशीलता दिखाते हैं इसका मतलब सीधा सीधा कि सर कितने जीन ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, इसका भी पता लगाएंगे। ठीक है, तो भाई 24 तो गुणसूत्र का पढ़ना है हमें, उस 24 गुणसूत्र में क्या पढ़ेंगे सर? पहला पढ़ेंगे, अच्छा इससे पहले चल रहा था, इसका मतलब ना हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। चलो 3 चीज का पता कर लिया, बेस पेयर, कितने जीन हैं, कितने जीन उसमें एक्टिव है, कितने जीन काम करते हैं। फिर ये पता करेंगे कि वो कौन सा गुणसूत्र है, वो कौन सा क्रोमोसोम है जिसमें सबसे ज्यादा जीन मिल रहा है। ठीक है,
फिर अगला बिंदु वो देखेंगे कि कौन सा ऐसा गुणसूत्र है जिसमें सबसे कम जीन मिल रहा है, और क्या पता करेंगे। हम रह रहे कि रुक जा रहे हैं मतलब बताइए आप लोग भी कुछ। सत्यानाश है तुम लोग को। उतारना तो नहीं है इसको ना कुछ, अगर बुक में देखो है तो देख लो भाई कि कौन है, मतलब ये पॉइंट्स को अंडरलाइन करना होगा तो कर लीजिएगा, कौन है नहीं देखना है, पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है तो कर लीजिएगा, और नहीं लिखना है तो लिख लीजिए, हम आगे बढ़े फटाफट। तो आप बताओ और क्या खोजना चाहिए इसमें हम लोग को। अरे ये नहीं पता करना चाहोगे कि सर सबसे बड़ा जीन कौन सा है? ये क्या देखे थे हम, ठीक है, क्या देखे थे कि सर एक ऐसा गुणसूत्र जिसमें सबसे ज्यादा जीन मिलेगा, एक ऐसा गुणसूत्र जिसमें सबसे कम जीन मिलेगा, एक ऐसा जीन देखेंगे जो सबसे बड़ा होगा, उससे बड़ा कोई जीन नहीं होगा, एक ऐसा जीन देखेंगे जो सबसे क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। एक और एक ऐसी बात होगी कि सर ये सब तो ठीक है, कौन सा जीन क्या उत्पाद बनाएगा, ये तो सबसे मुख्य बिंदु है, ठीक है। कौन सा जीन क्या उत्पाद बना रहा है, क्या प्रोडक्ट बना रहा है, ये जानना तो बहुत जरूरी है। काहे जरूरी है, काहे जरूरी है बताओ सर। आगे बायोटेक्नोलॉजी करना है, अगर हमको पता चल जाएगा कि ये वाला जीन ये बनाता है और यदि किसी मनुष्य में कोई गड़बड़ी होगा तो हम उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सही नहीं भी कर पाए तो कम से कम हमको इस बात का पता, अच्छा मान के चलो जोरन समझते हो, ठीक है, हमको पता है कि सर जोरन डालने से दही जम जाता है दूध में, जोरन तुम्हारे पास नहीं है फिर भी दही जमाना है, तो नींबू के बारे में सर पता है, ठीक है, कि नींबू डाल दिया, सिट्रिक एसिड डाल दिया, ठीक है, हाँ जानकारी है तब कर रहे हैं ना। तो वैसे ही अगर हमें जीन्स के बारे में जानकारी, बात नहीं तुरंत दही जमाने में पड़ जाती है, इधर उधर की बात करो तो उसमें मन लगता है बहुत बढ़िया। अरे हम बाबू हमारी आदत है, पता ना कैसे ससुर एग्जाम्पल आ जाता है सही सही, उस समय हमको कुछ कहना होता है तो एग्जाम्पल आ जाता है परफेक्ट दिमाग में। तब अब क्या करना है कि सर अगर हमको एक एक जीन के बारे में पता चल गया, इतना सब कुछ कर लिया ना, मतलब समझ रहे हो आप, पूरा का पूरा स्टडी कर लिए बाबू इसका, ठीक है। हम एक एक जीन के बारे में जान गए और हमें ये पता चल गया कि सर एक एक जीन कहां पर मिल रहा है, कौन से गुणसूत्र पर है, वो क्या बना रहा है, सबसे बड़ा है कि सबसे छोटा है, वो क्रियाशीलता दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ये सब कुछ का पता चल गया। इसी में से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सर, कि एक जीन के बारे में हमको पता चला और उस जीन का नाम दिया गया है आइजीन, ठीक है। और ये आइजीन आगे चल करके सर प्रोडक्ट बना रहा है, वो प्रोडक्ट है क्या, इंसुलिन। चलो हमने पता करके रखा हुआ है, एक डायरी हमने मेंटेन कर दिया, किसके अंतर्गत, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत। हमको पता चल गया आइजीन के बारे में कि आइजीन क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है, चलो ठीक है। अब कोई पेशेंट ऐसा देखने को मिलने लगा धीरे धीरे कि जिसके अंदर किसकी कमी हो गई है, इंसुलिन की कमी हो गई है। सर क्या हम उसके जीन को सही कर सकते हैं, बोलो सही हो जाएगा, कैसे सही होगा, घंटा बायोटेक्नोलॉजी से सही होगा, नहीं होगा। बायोटेक्नोलॉजी का भी एक लिमिट है ना, हमारे अंदर कोनो जीन का कमी हो जाए उसको नहीं सही कर सकते। हाँ कब सही कर सकते हैं कि जब हम भ्रूणीय अवस्था में होंगे तब। अभी अगर इस फिलहाल अभी मुझे कुछ हो जाए जीन से संबंधित कोई प्रॉब्लम, नहीं सही कर सकते, तो अब काहे के लिए इतना तामझाम कर रहे हैं भाई, जब सही नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं सर। बायोटेक्नोलॉजी इतना तो जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से आइजीन का प्रयोग करके हम इंसुलिन बनवा सकते हैं बाहर, समझे। हम अपने अंदर के आइजीन को नहीं सही कर सकते। जब मेरा आइजीन सही नहीं होगा तो सर मेरे अंदर इंसुलिन दोबारा नहीं बन पाएगा। कोई बात नहीं, इंसुलिन को बाहर से डाल सकते हैं ना, तो बाहर से डालने के लिए बाहर बनवाना पड़ेगा ना, तो बाहर बनवाने के लिए अपने पास एक टेक्नोलॉजी है ना, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं सर, जीन लोग के साथ खिलवाड़ करते हैं। खिलवाड़ करते मतलब प्रैक्टिकल करते हैं, जीन और वाला जीन नहीं, डीएनए वाला जीन, ठीक है। तो जीन के साथ हम खेलते हैं, जीन के बारे में हम जान चुके हैं कि कौन सा जीन क्या काम करता है, सर उस जीन के साथ हम खेलेंगे मतलब क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। और जो खेलने का जो मेथड होता है वो टेक्नोलॉजी क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी। हम जीन के प्रोडक्ट को बनवा सकते हैं, कैसे बनवा सकते हैं, आएगा बायोटेक तो उस समय देखेंगे कैसे बनवाएंगे।
सर आई जीन से हमने बनवा लिया अपना प्रोडक्ट इंसुलिन, अब इंसुलिन का क्या मार्केटिंग कर सकते हैं क्या हम? मार्केट में इंसुलिन मिलता है, तो अब उस इंसुलिन को उठा करके किसी भी पेशेंट को दिया जा सकता है। क्या इसका मानव कल्याण हो रहा है क्या इस वजह से? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाने के पीछे क्या रीजन था? मानव कल्याण। भाई मानव का कल्याण हो सके इसके लिए क्या किया गया? इतना पैसा खर्चा किया गया। बात समझे? कोई वायरस आ गया, मान लीजिए कोई भी वायरस, आज के डेट में बहुत जल्दी खोज कर लिया जाता है। कैसे? कोई भी चीज, भाई बायोटेक्नोलॉजी तो चलो ठीक है, जिस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करेंगे वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा, लेकिन वायरस आ करके और वो वायरस जाके मेरे डीएनए को प्रभावित कर रहा है। तो मान लिया जाए कि मैं वो पेशेंट हूं, ठीक है, मैं वो पेशेंट जिसको एक वायरस ने, जिसको कोई नहीं जानता, अभी फिलहाल आया सर, उसका नाम रख देते हैं अल्फा वायरस, ठीक है, और इसका प्रकोप बहुत देखने को मिल रहा है। तो क्या करेगा डॉक्टर? सबसे पहले उस पेशेंट को उठाएगा, जो पेशेंट इस वायरस से ग्रसित है, उस पेशेंट को उठाया, जांच किया, जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि उस पेशेंट का सर डीएनए प्रभावित हो रहा है। कोई बात नहीं, उसके डीएनए को निकाला जाएगा और उसके डीएनए का पूरा प्रॉपर क्या किया जाएगा? स्टडी किया जाएगा। हमको पता है कि सर मार्कर ऐसे होता है, क्योंकि ये डाटा कहां पर है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सारा डेटा लिखा हुआ है कि कौन कैसे होता है, किसकी कोडिंग क्या होती है, वो तक लिखा हुआ है, ठीक है। अब यही चीज मार्कर अगर ऐसे मिल रहा है तो ना कह देंगे सर ये गलती है, बस। तो वही चीज इस व्यक्ति का पूरा डीएनए एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस करने के बाद ये तो पता चल जाएगा ना कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है इसकी, और जब प्रॉब्लम पता चल जाएगा तो सब कुछ यहाँ पे डेटा मिल रहा है हमको, उस हिसाब से पता लगा लेंगे कि वो वायरस कौन से जगह को जाकर के प्रभावित कर रहा है। हम ऐसी दवा बनाएंगे जो उस जगह को जाके क्या कर देगा? मजबूत कर देगा, सही कर देगा। ऐसे करके काम किया जाता है, और ये चीज तब संभव है जब हमारे पास क्या है? HGP है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, तभी संभव है। अगर संभव नहीं होता, आपको चांदी के सिक्के के बारे में जानकारी नहीं होती, तो आपका दही नहीं जमता, दूध का दूध ही रह जाता। बात समझे? ये है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो इसके बारे में बस जाने हैं कि क्या है, हम करने क्या वाले हैं, वो बात हमने बताया। डन? यहां तक आगे बढ़े? चलो, अच्छा, अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कब किए थे लोग? 1990 में। याद रखिएगा, 1990 में काम करना शुरू किए थे, और टोटल 13 साल काम चला था। कब आ गया भैया? 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खत्म हो गया? नहीं, 2003 तक काम चला, लेकिन अभी भी एगो काम अधूरा था। गुणसूत्र संख्या 1 का पूरा डेटा नहीं मिला था। किसका? गुणसूत्र संख्या 1 का। गुणसूत्र संख्या 1 यानी कि क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का पूरा डेटा नहीं मिला था, 13 साल के बाद भी नहीं मिला था। सबका डेटा मिल गया था 2003 तक, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1 का डेटा नहीं मिला था। इसका डेटा निकालते निकालते और 3 साल लग गया। कहाँ गया? 2006। तो इस पॉइंट को हम अलग से दिमाग में रखेंगे कि गुणसूत्र संख्या 1 का निष्करण या फिर सारा का सारा डिटेल कब पता चला? 2003 के 3 साल बाद, यानी कि 2006 में जाकर के गुणसूत्र संख्या 1 के बारे में प्रॉपर डिटेल मिला। 2003 तक बाकी सारा का सारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो गया था। चलो, सब कुछ बता दिया, अब खाली रह गई हमारी कहानी कहनी आपके सामने। नाइट्रोजन क्षार जो होगा, जोड़ी, सुनना और सोचना भी इस पर, तब जाके बात समझ में आएगा दिमाग में। देखो सर, ये एक डीएनए में क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन क्षार की जोड़ी मिल रही है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, ठीक है। चलो सर, ये जोड़ी मिल रही है। अब ये जो जोड़ी है इसी को हमने क्या बोला है सर? बेस पेयर बोला है। तो एक एक बेस पेयर का कहीं ना कहीं क्या है सर? कोडिंग है कि नहीं है? हम डीएनए को देख करके ये थोड़े बता देंगे कि सर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन है। आपको अगर डीएनए दे देंगे तो आप नहीं देख के बता पाइएगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, इसको कई टुकड़े में तोड़ना पड़ेगा, कितना रिएक्शन कराना पड़ेगा, तबे तो सर 13 साल लगा है। ऐसे ही थोड़ी हुआ है, बहुत समय लगा है, बहुत पैसा खर्चा हुआ है, और एक लोग नहीं, कई 1000 साइंटिस्ट मिलकर काम कर रहे थे, तब जाके ऐसा काम हुआ था। सबने थोड़ा थोड़ा सहयोग दिया है अपना काम करने में। तो हर एक नाइट्रोजन बेस पेयर की क्या होगी? अपनी प्रॉपर कोडिंग होगी, ठीक है। कि सर अगर हमने कह दिया कि कितना मिल रहा है, 3 × 10⁹ बेस
पेयर मिल रहा है। तो हर बेस पेयर का क्या होगा, अपना खुद का कोडिंग होगा, और कौन कहाँ पे मिल रहा होगा इस बात का भी लोकेशन होगा कि कौन कौन से गुणसूत्र पर मिल रहा है, कौन किसके ऊपर मिल रहा है, कौन किसके नीचे, ये सारा डेटा है। ठीक है, तो अगर हम एक मान ले एक बात को कि सर एक कैलकुलेशन नहीं फंसाने वाला देना चाहिए आप लोग को। हाँ, ऐसा कि तनिक फंसो। चलो फंसने लायक हो गए, ये समझ में आ गया अभी जो क्या बोले। हम क्या खोज चुके हैं सर, नाइट्रोजन बेस पेयर खोज चुके हैं। कितना है, 3 × 10⁹ बेस पेयर। जिनको कंफ्यूजन लगे सीधा सीधा लिख दीजिएगा 300 करोड़ बेस पेयर। ठीक है, अब सर इन सबको लिखेंगे कहाँ, कहीं तो इन सब के बारे में लिखेंगे तो भुला जाएंगे ना जी। आज मान लीजिए कि 1000 नाइट्रोजन बेस पेयर खोजा है, उसको नहीं लिखेंगे तो भूल जाएंगे। क्या करना पड़ेगा, इसके डेटा को, इसकी सूचना को रखना होगा कहीं पे लिख करके हमको। ठीक है, इसके डेटा को सर संभाल के रखना होगा, बड़ी पैसा खर्चा हो रहा है ना। डन। चलो सर एक किताब ले लेते हैं, बड़ा जल्दी सुखा जाता है, माथा गरम, बड़ा मत तोरो काल नहीं आ रहा है बाबू। देखो सर एक किताब ले लिया, शायद इस बारे में भी जानकारी है आपके बुक में। ठीक है, वही चीज, हाँ हाँ सुनते जाओ, बस बुक से दूर रहना। एक किताब मान लिया जाए सर, इस किताब में 1000 पन्ने हैं। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। एक किताब है जिसमें 1000 पन्ने हैं, और एक पन्ने पर मैं 1000 बेस पेयर लिख रहा हूं। समझ में आया क्या बोला सर, एक किताब जिसमें 1000 पन्ना है, जिसमें से एक पन्ना पे मैं 1000 बेस पेयर के बारे में लिख रहा हूं। मैं पूरे किताब में कितना बेस पेयर लिख पाऊंगा, बताओ जल्दी फटाक से। किताब से दूर, बंद करो किताब पहले सब लोग, जल्दी बंद करो, कैलकुलेशन मार के बताओ। अभी कहां फंसे, तो लड्डू गोपाल है ये, अगर अभी बाबूजी आएंगे तुरंत पे क्या होगा पता नहीं। देखिए सीधा सीधा कि बाबू एक पन्ने पे कितना लिख रहे हैं सर, 1000 पन्ने कितने हैं, 1000 कितना हो गया सर, 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 हो गया क्या। कितना लिखना है सर, एक किताब में कभी लिखाएगा नहीं ना। तो अब बताओ कि हमारे पास सर 300 करोड़ नाइट्रोजन बेस पेयर है। अच्छा ये कितना हुआ है, तनी इसको लिख के देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि एक किताब में कितना लिखाया, 1 लाख। लिखना कितना है, 300 करोड़। कितने किताब लगेंगे, अब फंसा मैटर। तनी मैथ कमजोर है हमारा भी, इसलिए फंस जाते हैं कभी कभी। हाँ आगे करें, 1 लाख कहां से लिखे हैं, अरे 10 के पावर 6 का है, 10 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, अरे हाँ जी 10 लाख है, सॉरी 10 लाख, वो कम गिना गया था। चलो इधर देखो, ये मिटा दे क्या, चल नहीं मिटाते, नीचे लिख देंगे कोई बात नहीं। देखो यहां तक हमें मालूम चल गया कि सर क्या डेटा आ रहा है हमारे पास, 10 के पावर 6। क्या मैं इस 10 के पावर 6 को 1 × 10 टू दी पावर 6 लिख सकता हूं क्या, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, 1 तो बस दिखावे के लिए लिखा है हमने। ठीक है, अब हमको क्या करना है सर, एक किताब से तो काम नहीं चलेगा, 100 किताब कर लें। चलिए 100 किताब कर लिया, तो 100 किताब में क्या हो जाएगा सर, यहां पे सीधा सीधा इधर इधर इधर, एक किताब में कितने, 10 के पावर 6। मैं इस डेटा को अब यूज करूंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 गुणे कितने किताब, 100 किताब। सर 2 को 0 यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, 10 के पावर 8। सर अभी नहीं हुआ, कितना चाहिए हमको,
3 इंटू 10 टू दी पावर 9 चाहिए। कोई बात नहीं, और किताब बढ़ाते हैं सर, 1000 करते हैं, 1000 किताब कर दिया। इस बार क्या हो जाएगा, तो 1000 गुणे 10 के पावर 6 क्या हो जाएगा सर, इस बार कहाँ है, 1 2 3 आ जाएगा इस पे 10 के घात, अरे तो यहाँ कर रहे थे हम, बोरा गए थे अभी, 11 कैसे आ जाएगा, 10 के पावर 9। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, अभी तक तो क्या आया 1 इंटू 10 टू दी पावर 9। अब इनो दिक्कत है तरीके, सीधा सीधा क्या करते हैं, 3000 किताब करते हैं। अब क्या आ जाएगा, 3000 किताब करेंगे तो सर 3000 गुणे 10 टू दी पावर 6 क्या हो जाएगा सर, 3 को यहां से उठ के यहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा 10 के पावर 9 गुणे 3 का 3 आ गया सर। अब सोचो कितना किताब में डाटा है भाई, 24 गो गुणसूत्र का डाटा 3000 किताब में लिखना पड़ेगा। हाँ, एक सेकेंड सर, 3300 किताब दिया है ना, जब इसको हम बिलियन में कन्वर्ट करते हैं ना तो 3.3 बिलियन आता है, ठीक है। और हमने कितना लिखा है सर, 300 करोड़ ही लेके चले थे ना, तो 300 करोड़ लेके चले थे तो कितना आएगा सर, 3000 किताब आएगा ना, लेकिन वहां कितना है 3.3 बिलियन है, वो 0.3 भाग रहा है ना, तो वो 0.3 क्या करेगा सर, 300 किताब बढ़ा देगा। बात समझे, यानी कि क्या आ जाएगा सर, 333 करोड़ आएगा, 333 करोड़। तो ये जब 3000 जो, अरे कहाँ गया, हाँ ठीक है 300 करोड़ था ये, सॉरी, तो अब कितना आ जाएगा 333 करोड़। अब 333 करोड़ को जब मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा सर, 3300। ये डेटा इसलिए दिया ताकि बराबर बराबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो कितने किताब लग जाएंगे, 3300 किताब लग जाएंगे, सोचो।